हाँ बॉयज, आवाज ओके है मेरी? गर्ल्स को ये जरा स्क्रीन बड़ी कर दीजिए। अच्छा भाई, हमने पढ़ा था अब्सोल्यूट जीरो और जीरो केल्विन स्केल। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अटेन हो गया तो आपके न्यूटन के लॉ भी गलत हो जाएंगे और आइंस्टाइन की जितनी फिजिक्स है वो सारी की सारी गलत हो जाएगी। ठीक है, मतलब जिस पॉइंट के ऊपर आप वो वाला अब्सोल्यूट टेम्परेचर अप्लाई करवाओगे उससे क्या होगा, उस सिस्टम के अंदर से आप क्या कर सकते हो। जैसे सपोज मैं कहता हूं मैं इस द्वार के ऊपर करवाना चाह रहा हूं वो एब्सोल्यूट जीरो, अगर मैं एब्सोल्यूट जीरो को इसके ऊपर थ्रो करवा दूंगा तो यहां पे टेन करवा दूंगा तो आप इस द्वार से क्या कर सकते हो, गुजर सकते हो। ठीक है, तो मतलब इस तरह का सिस्टम हो जाएगा। इनकी चैट ऑन कर दीजिएगा बॉयज की। क्या कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड से आप बोर्ड टेढ़ा है, ये कह रहे हैं अप फ्रॉम योर लेफ्ट साइड, ये यही कह रहे हैं। ये यार इससे इशू नहीं है इतना, आपको समझ आ जाएगी, डोंट वरी। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होती है और पेज नंबर मेरे पास बुक पड़ी है, बुक का पेज नंबर है 85, 84 या 85 पेज के ऊपर होगा और जो नोट्स का वो आई थिंक सो 106 या 105 होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल की ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ। एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर वो वाला स्केल था टेम्परेचर का जो -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता था। ठीक है, और इस टेम्परेचर के ऊपर जितनी भी गैसेस थी उन सब का जो वॉल्यूम था वो जीरो चला जाता था। कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जो हमारे पास आइडियल गैस होती है उसका टेम्परेचर क्या चला जाए, जीरो चला जाए, तो हम कहते हैं ये क्या है जी, ये एब्सोल्यूट जीरो है। एब्सोल्यूट जीरो और जीरो केल्विन स्केल एक ही बात है। अगर ये टेम्परेचर अटेन हो गया, कितना, -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर ये टेम्परेचर अटेन होता है तो आपके पास, ये लेबोरेटरी में अभी तक अटेन नहीं हुआ, हम यहां तक नहीं पहुंच सके। अगर हम यहां तक पहुंच गए तो क्या होगा, जो हम थर्मल मोशन होगी चीजों की, वाइब्रेशनल मोशन होगी वो जीरो हो जाएगी, थर्मल मोशन भी जीरो हो जाएगी और वाइब्रेशनल मोशन भी जीरो। इसका मतलब है आप किसी भी चीज में के अंदर से गुजर सकते हो, मतलब इस द्वार में से गुजर सकते हो आप। ठीक है, नोट्स पेज नंबर 106 है। ये नीचे क्या था जी, बिल्कुल करनी है, ये एब्सोल्यूट जीरो की आपने करनी है। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने कल बता दी थी, उसकी सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेना, बाकी इतना उसको करने की जरूरत नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होती है? एवेपोरेशन के साथ ही एक और क्वेश्चन है, वो है कंडेंसेशन। पहले एवेपोरेशन करते हैं फिर कंडेंसेशन पे चलते हैं। evaporation define evaporation and its factor. Define evaporation and its factor. evaporation क्या होती है और इसके फैक्टर क्या है, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। फिजिक्स के अंदर भी सेम क्वेश्चन है और केमिस्ट्री में भी सेम क्वेश्चन है। जो फैक्टर यहाँ पे होंगे वही फिजिक्स के अंदर है। ओके, तो आप यहाँ पे अगर करोगे तो चैप्टर नंबर 7 में जाके हम फिजिक्स में भी इसको दोबारा से पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल आप इसको यहीं पे कंप्लीट कर लो। तो एवेपोरेशन क्या होती है? एवेपोरेट का मतलब होता है किसी भी लिक्विड का किस में कन्वर्ट होना, वेपर में। किसी भी हमारे पास अगर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को हम क्या करें, गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो इसको बोलते हैं एवेपोरेशन। क्वेश्चन बताते जाइएगा साथ साथ, क्या पूछ रहे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इस चैप्टर में? नूर बेटा, इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछ रहे हो कितने आ रहे हैं, कि इस क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पूछ रहे हो? डिफाइन एवेपोरेशन एंड इट्स फैक्टर। एवेपोरेशन क्या है जी?
इसमें ऑलमोस्ट बेटे 4 या 5 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन सिर्फ और हैं, फिर खत्म हो जाएगा ये। ओके, तो डेफिनेशन इसकी होगी, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ, द प्रोसेस ऑफ, the process of changing of liquid into vapor form is called evaporation। ठीक है, evaporation एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर किसी भी लिक्विड को आप वेपर फॉर्म में या गैस फॉर्म में क्या कर लेते हो, कन्वर्ट करवा लेते हो। ठीक है, दैट प्रोसेस इन द चेंजिंग ऑफ द प्रोसेस इन विच लिक्विड आर कन्वर्टेड इनटू वेपर, किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कराने को बोलते हैं evaporation। यहां पे एक और टर्म यूज होती है जिसका नाम है कंडेंसेशन, साथ ही इसके बिल्कुल evaporation का बिल्कुल जो हमारे पास इनवर्स है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, evaporation का मतलब क्या था, किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, और कंडेंसेशन का मतलब होता है उसी गैस को दोबारा क्या करना, लिक्विड में कन्वर्ट कर देना। तो इसमें क्या होगा, वेपर फॉर्म, वेपर्स are converted into लिक्विड। किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल को गैस में कन्वर्ट करने को बोलते हैं evaporation, और अगर हम गैस के मॉलिक्यूल को दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट कर लें तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। डिफरेंस बिटवीन evaporation एंड कंडेंसेशन। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, evaporation और कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं पता, नोट्स के ऊपर पता नहीं क्या होगा, ये नोट्स के ऊपर देख लें कौन सा है बेटा, तो बताना कौन सा है। ये हाफिज अब्दुल्ला मेरे ख्याल में। क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक सो होगा कि evaporation क्या होती है और कंडेंसेशन क्या होती है। देखो, evaporation ऐसा प्रोसेस था जिसके अंदर किसी भी दे दो, ठीक है, किसी भी उसको लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं। और कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर किसी भी गैस को आप क्या करते हो, दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हो। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है भाई नोट्स का। अब evaporation और कंडेंसेशन में कोई इशू किसी को? हाँ, अब 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। कौन कौन सा? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो जो हमारे पास evaporation होती है ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। evaporation हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यहां मैं लिख रहा हूं इसको, एंडोथर्मिक, और एक होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एंडो का मतलब होता है, और एक्सो बोलते हैं एग्जिट को, ठीक है, आउट होना, और ये इन से है एंडो। तो इसमें क्या होगा, इसमें हीट अब्सॉर्ब होती है, हमें हीट चाहिए होती है इसको करवाने के लिए, और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, आउट होती है वहां से। ठीक है, हमारे पास 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है जो evaporation होता है वो हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। थर्म का मतलब होता है हीट, और एंडो का मतलब होता है इन होना, यानी हीट का अब्सॉर्ब होना, हीट का इन होना। ठीक है, ये एंडोथर्मिक है। और अगर उसमें हीट क्या हो रही हो, आउट हो रही हो, रिलीज हो रही हो, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एंडो एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस ओके, आप लेकिन आप इसको कर लो, डेफिनेशन के साथ कर लेना आप। कौन? ये नूर बाबर ही जाएगा, अच्छा ठीक है नूर बेटे, मैं करता हूँ एक मिनट दोबारा सिर्फ इसको रिपीट करता हूँ। देखो,
एवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करते हो, किसी भी लिक्विड को कन्वर्ट करते हो गैस में, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं एवेपोरेशन। और एवेपोरेशन आपका जो होता है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट अब्सॉर्ब होती है, आप हीट खुद से देते हो तो फिर वो चीज क्या करती है, वो मतलब बॉयल होती है या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है। इसके बिल्कुल बिल्कुल उल्ट जो हमारे पास है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो हमारे पास गैस में मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुए होते हैं ना, उसको हम दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हीट हमारे पास में क्या होती है, रिमूव हो जाती है, रिलीज हो जाती है, ठीक है। आपको समझ आई है? द प्रोसेस इन विच हीट इज absorbed is called endothermic and the process in which heat is released is called exothermic। ओके अच्छा, डेफिनेशन हमने कर ली कि हमारे पास एवेपोरेशन क्या थी, एवेपोरेशन के बिल्कुल साथ हमने क्या कर लिया, कंडेंसेशन भी कर लिया। अब एवेपोरेशन के फैक्टर कौन से हैं, फैक्ट किस किस चीज के ऊपर एवेपोरेशन डिपेंड करती है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता होता है कि एवेपोरेशन काजेज कूलिंग, एवेपोरेशन जो होती है कूलिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, इसे बाद में करते हैं, पहले यहाँ पे एक पॉइंट देख लो। ये मैं बता लूं, ये ना आपके प्रैक्टिक, ओहो चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, इसको मैं दोबारा से रिवाइज कर दूंगा, बल्कि लिख ही दूंगा यहाँ पे एंडो एक्सो को। इसके लिए जो हीट लगती है हमारे पास डेल्टा एच, वो होती है 40.0 किलो जूल पर मोल, ठीक है। हमारे पास जब भी हम वाटर के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते हैं गैस में, और गैस के मॉलिक्यूल को दोबारा से कन्वर्ट करिए, मैंने डबल एरो लगाया, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर ये पॉइंट होता है, और इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, आपके पास जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो गैस में कन्वर्ट होते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और प्रोसेस मैंने बता दिया दोनों का कि प्रोसेस क्या होता है। इस अगर ये वाला प्रोसेस ऊपर वाला हो रहा है तो इसको बोलेंगे एवेपोरेशन ई, और अगर नीचे वाला इसको बोलेंगे सी, कंडेंसेशन। एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, अगर ये वाली चीज इसमें कन्वर्ट हो रही है तो कंडेंसेशन, अगर ये वाली चीज इसमें कन्वर्ट हो रही है तो एवेपोरेशन। अच्छा, इसके बाद क्या पूछा है क्वेश्चन, लिख दे बोर्ड के ऊपर, ठीक है। ओके मैं लिख देता हूँ ये अभी, पहले ये समझ लो। अच्छा, किसी भी वाटर के अब देखो यहाँ पे आपके जब प्रैक्टिकल आप देने आप जाते हो तो आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन सुन लो क्या है। पूछता है वो कि आप ऐसा करो, आइस का फॉर्मूला बता दो, आइस का फॉर्मूला, ठीक है। फिर वो पूछता है ऐसा करो, वेपर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेपर्स का फॉर्मूला। तो किसी को आइस का फॉर्मूला आता है, किसी बच्चे को आइस का फॉर्मूला आता है? गर्ल्स बॉयज में से अगर आता है तो आप लिख दो कमेंट्स में, किसी बंदे को अगर आइस का फॉर्मूला आता है तो वो लिख दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे स्टूडेंट है, कैसे आ सकते हैं। अच्छा, आइस का फॉर्मूला देखो, ये है H2O ही है, लेकिन यहां पे स्टेट सॉलिड है। आइस का फॉर्मूला H2O ही होता है, जो वाटर का फॉर्मूला वही आइस का फॉर्मूला, लेकिन स्टेट चेंज है, सॉलिड। जो वेपर का फॉर्मूला होता है वो H2O ही है, वेपर का हमारे पास, तो वेपर का फॉर्मूला H2O है, लेकिन साथ क्या है, स्टेट चेंज है, क्या है, गैस। और जो वाटर का फॉर्मूला है वो तो हमें पता ही है कि H2O होता है, लेकिन किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे। जब आप वाटर के फॉर्मूले की बात करते हो तो हमारे पास H2O किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। जब वेपर की फॉर्म बात करते हो तो H2O वो होता है वाटर ही है, और किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। और जब आइस की बात आती है, बर्फ की बात आती है, तो आपके पास जो H2O है वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता तो वाटर ही है। ओके, ये क्या है, माशाल्लाह बहुत जल्दी बेटे बताया, इतनी जल्दी। H2O ही, लेकिन साथ इसकी स्टेट चेंज होगी सॉलिड स्टेट में। ओके, ये कौन है आप, ओके ठीक है जी।
अब यहां तक अगर इश्यू है तो पूछ लो कि हमारे पास जो वाटर है वो कैसे कन्वर्ट होता है गैस में, और गैस दोबारा से कैसे वाटर में कन्वर्ट होती है। इसके लिए एवेपोरेशन, नीचे वाले के लिए कंडेंसेशन। इसको मैं रेज कर दूं, ओके का मैसेज दे दें। ओके ले ले जी, इसका लेना क्या स्क्रीनशॉट। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि हमारे पास, मैं लिखता हूं वो क्वेश्चन जो था एंडो एक्सो वाला, वो लिख लो जरा। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, those reaction, ये आर एक्शन का मतलब है रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड। अब्सॉर्ब का मतलब होता है जज़्बो, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इट्स साइन इज पॉजिटिव, हमेशा इसका साइन पॉजिटिव होगा। इसके साथ जो वैल्यू आएंगी उसका साइन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और ये होगा दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिमूव्ड, रिमूव्ड कर लो, रेडिएट कर लो या रिलीज कर लो, रिमूव्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक में क्या होगा, इट्स साइन इज नेगेटिव, यानी वैल्यू फालतू, यहाँ डेल्टा एच जब हम लिखते हैं ना तो इज इक्वल टू लिखते हैं, सपोज मैं लिख देता हूं -345 किलो जूल पर मोल, और इसका लिखूंगा तो लिखूंगा डेल्टा एच इज इक्वल टू, हीट जो होती है वो इज इक्वल टू आएगी प्लस 329.5 किलो जूल पर मोल। ये ऐसे ही मैंने वैल्यू लिख दी है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हमेशा याद रखना आप जब हम बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब होता है रिएक्शन, आर एक्स एन रिएक्शन। मैंने आर एक्स एन लिखा है तो इसका मतलब है रिएक्शन। ठीक है, तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड, ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट अब्सॉर्ब होती है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसका साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। ये वैल्यू जब भी आएगी पॉजिटिव, ये सेम ऐसी है जैसे इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पॉजिटिव आता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो नेगेटिव आता है। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी है। और दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिमूव्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, इट्स साइन इज नेगेटिव। तो अपने पास से मैंने एग्जांपल दिया, वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, यहां तक किसी क्वेश्चन है तो पूछ ले, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो। मैं तो पहले साइड पे, नूर बाबा क्या कह रही है? ओके जी, शुक्र है। बेटे यहां था किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो। अभी सबका क्लियर है? ये मुझे ओके का मैसेज दे। बेटे ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 7 में भी जाके हम दोबारा से पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी, एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबका क्लियर है? ओके करवाएं, मुझे ओके का मैसेज दें, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करें। पता लेक्चर कितनी देर का है? इसको रेज कर दूं?
और बॉयज आप भी कुछ जवाब दिया करो यार। बेटे ये जब ओके, ये नूर पूछ रही है। नूर बेटे ये क्वेश्चन नंबर 7 में शामिल नहीं होगा, लेकिन इसमें जो चीज आ गई थी कि एंडो एक्सो क्यों लिखा है उसने, आपको आइडिया होना चाहिए कि एंडो क्या होता है, एक्सो क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने बता दिया, ये आप लिख लो क्वेश्चन क्या है, याद करने में क्या है, 1 मिनट से पहले याद हो जाएगा। हीट अब्सॉर्ब है, हीट उसमें हीट रिलीज है, एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, मुश्किल तो नहीं है। तो वैसे आप क्वेश्चन लिख लो, एक क्या फर्क पड़ता है। अब एपोरेशन जब हम करवा रहे होते हैं तो हम खुद से हीट देते हैं उसे, अब वेपर बनाने के लिए, लेकिन जब कंडेंसेशन होती है तो वो हीट हमें खुद देता है, हीट हमारी जितनी होती है वो वापस कर देता है, ये मतलब है इसका। तो आपको पता तो होना चाहिए ना ये एंडो एक्सो क्या चीज है। नूर बाबा क्लियर हो गया आपका बेटे? क्वेश्चन नंबर 7 में नहीं है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। प्रोसेस ऑफ, हाँ जी करना है ये। अच्छा अब अभी टाइम पता नहीं कितना है, क्या हिसाब था लेक्चर का मुझे नहीं पता। इसके फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इवेपोरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इवेपोरेशन, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन पे इफेक्ट करते हैं। ओके, तो मैं सिर्फ आज इनके नाम लिखता हूं, कल इसकी डिटेल करेंगे। तो नंबर 1 है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। नंबर 2 टेम्परेचर, ये फैक्टर है टेम्परेचर। और नंबर 3 इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। ओके ठीक है, हमारे पास 3 फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन पे इफेक्ट करते हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अब कल हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक किसी का इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर हम क्लास एंड करें। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इवेपोरेशन, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो। इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या था कि किसी भी लिक्विड को हम कन्वर्ट करते हैं गैस में, वो इवेपोरेशन था। और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक क्या होता है, किसी भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट अब्सॉर्ब होती है। बेटे मेरे पास नोट्स नहीं है, शायद 8 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मेरे पास नोट्स नहीं पड़े हुए। अच्छा, और हमारे पास जो दूसरा था वो था कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस में ये था कि आपके पास जो हीट है वो क्या कर रही है, वो रिलीज हो रही है, और जो गैस फॉर्म थी वो आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, और इसके फैक्टर हैं, इसके 3 फैक्टर हैं। नंबर 1 है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या होगा, वीक होगी तो क्या होगा। और टेम्परेचर कम होगा ज्यादा होगा तो हमारी इवेपोरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमने बताना है। हाँ लिख देना, वो प्रोसेस की हेडिंग लिख देना, अगर समझ आ जाए तो लिख देना, ना लिखनी है तो छोड़ भी सकते हो आप, बस आपको समझ आनी चाहिए कि पॉइंट क्या था। और ये क्वेश्चन लिखना भी है सबने। अभी ये किसी दिन आपकी कॉपीज हमने मंगवानी है इधर होमवर्क के लिए, चेक करने के लिए, सारों की कॉपीज बनी हो, और जो जो हम टॉपिक कर रहे उसका सबका होमवर्क होगा। क्वेश्चन किसी का है तो पूछे। ओके बाय करें तो ठीक है, ओके का मैसेज दें। क्या क्या पूछा है यार, वो 1-2 दिन में मंगवाते हैं इंशाल्लाह। ओके चले जी, ये क्या जी ले लें, कल वैसे ये दोबारा करना ही है, लेना तो ले लें।
ओके, अल्लाह हाफिज, एंड कर दो।